हेलो दोस्तों, मैं मिस श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ फिर आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट स्किनी। तो चलिए हम लोग इस पोम को सुनते हैं। ये पोम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मैं बहुत इसको आसान बना दूंगा, आप यकीन मानिए और देखिए ध्यान से, बस सुनिए। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पूरे पोएम का वीडियो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पोस्ट कर दिया वहां पर। आप चाहे तो वहां से देखकर लिख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hovered, पहला ही लाइन है humid shadows hovered। Humid तो आप समझते हैं कि जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है उसको बोलते हैं। और शैडोज यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स को, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कितने घने बादल हैं, ब्लैक क्लाउड्स है। और होवर का मतलब होता है मूव करना, मूव हियर, फ्लोट करना एयर में। और द स्टारी स्फेयर, स्टारी का मतलब फुल ऑफ स्टार्स, और स्फेयर्स का मतलब यहाँ पे स्काई। स्काई जो फुल ऑफ स्टार्स था, अचानक वो कन्वर्ट हो जाता है काफी डार्क एटमॉस्फेयर में, और सभी गायब हो जाते हैं। मेलेंकली डार्कनेस, मेलेंकली का मतलब सैड होता है, और डार्कनेस तो आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस रिफर किया गया है ब्लैक क्लाउड्स को। और नीचे देखेंगे आप, ब्लिस को हाईलाइट किया है मैंने, इसका मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस है। और कॉटेज चेंबर का मतलब बेडरूम है। और पैटर का मतलब साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स है। तो चलिए अब हम लोग को अच्छी से समझ में आएगी ये लाइन बहुत अच्छी तरह से। The poet says that the stars in the sky are not visible as the dark rainy clouds cover them. मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। पोएट कह रहे हैं कि स्टार्स जो है स्काई में विजिबल नहीं है, क्योंकि जो डार्क रेनी क्लाउड्स है उन्होंने पूरे स्काई को कवर कर लिया है। द क्लाउड्स लुक सैड, जैसा कि आपने अभी अब लाइन में देखा था कि मेलेंकली डार्कनेस मीन्स, डार्कनेस यहाँ पे क्लाउड्स को कहा गया है, तो डार्कनेस जो है काफी सैड दिख रहे हैं। एंड द रेन लुक्स एज इफ टेयर्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ह्यूमन आईज। मैं आपको फिर से ऊपर ले चलता हूँ और आप जरा फोर्थ लाइन देखेंगे, जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेलेंकली डार्कनेस है जो वो रो रहे हैं। तो रोने का मतलब क्या है कि व्हेन द रेन फॉल्स इट सीम्स दैट दे आर क्राइंग, ऐसा लगता है कि वो लोग रो रहे हैं। आगे पोएट कहते हैं, इन सच अ मूड द ओनली थिंग दैट can bring joy in the poet's heart is to lie down on the pillow of his bed in his cottage and listen to the soft sound of the rain falling on the roof. ऑथर इस डार्क और ग्लूमी एनवायरनमेंट को देखकर ये लगता है कि ऑथर का मूड भी काफी सैड है, और कहते हैं ऐसे सैड मूड में सिर्फ एक ही चीज है जो उनके हार्ट को खुशी देता है, और वो क्या है? जो साउंड होता है रेन का, जो उनके रूफ टॉप पर जाकर वो फॉल होता है और उससे साउंड क्रिएट होता है, पैटर। तो पीटर पैटर से साउंड क्रिएट होता है, वो पोएट को बहुत दिल को खुशी देता है। और पोएट सोचते हैं कि आई एम लकी टू बी एट होम, मैं अपने घर पर हूँ और बेड पर पिलो लगाकर आराम से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम लोग अगले स्टैंजा में चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन हिज हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजिंग बीइंग स्टार्ट। यहाँ पे टिंकल का मतलब शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड है, ये भी एक साउंड वर्ड है। और शिंगल्स का मतलब रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो हम लोग रूफ पे लगाते हैं ना, उसको हम लोग शिंगल्स बोलते हैं। और इको का मतलब आप समझते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड जो बार बार गूंज कर आता है उसे हम इको कहते हैं। और ड्रीमी फैंसीज, तो फैंसीज का मतलब इमेजिनेशंस होता है, तो यहाँ पे थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट द पोएट ड्रीम्स ऑफ, उसके बारे में ड्रीमी फैंसीज कहा गया है। और बिजी बीइंग का मतलब पोएट हिमसेल्फ है, पोएट खुद ही अपने आप को बिजी बीइंग कह रहे हैं। और रिकलेक्शंस आप देखेंगे हाइलाइटेड वर्ड है, जिसका मतलब होता है रिमेम्बरेंस, कोई पास्ट चीजों को जब हम अपनी मेमोरी को याद करते हैं उसको रिकलेक्शंस बोलते हैं। वीप का मतलब बुनना होता है, नीट, KNIT नीट। और वूफ का मतलब एक लूम होता है, एक मशीन टाइप का जिस पर हम लोग धागा से कोई कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं। अब चलिए इसका स्टैंजा का मीनिंग को हम लोग समझते हैं कि पोएट यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। The poet describes how the raindrops make a tinkling sound as they fall on the tiled roofs of his cottage. जैसा कि देखेंगे आप, यहाँ पे एक घर है, बारिश हो रही है, ऊपर जो टाइल्ड रूफ है उस पर जब साउंड रेन ड्रॉप्स गिरता है तो एक साउंड क्रिएट करता है। तो ऑथर यहीं पे कहना चाह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स किस तरह का टिंकलिंग साउंड जो है मेरे रूफ टॉप पर बनाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ईच साउंड मेड बाय द रेन इज इकोड बाय हिज हार्ट बीट्स। और जितना बार रेन ड्रॉप्स का साउंड उनके रूफ टॉप पे गिरता है, उतनी बार उनका हार्ट बीट धड़कने लगता है, और जैसे लग रहा है इको कर रहा हो उसके साथ, उस साउंड के साथ। द पोएट इज सराउंडेड बाय सेवरल थॉट्स एंड फैंटेसीज व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। अब आपको एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीमी फैंसीज? तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे वो थॉट्स एंड फैंटेसीज है जिसके बारे में पोएट ड्रीम करता है। तो पोएट यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स और फैंटेसीज से घिरा हुआ है, ऑथर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और आगे फिर वो कहते हैं, द पोएट इज सराउंडेड बाय द
several thoughts and fantasies when he listens to the patter of the rain. He goes back to his childhood memories. वो ये सभी बातें जो हो रही हैं अभी उनके साथ, जो साउंड का क्रिएशन हो रहा है रेन ड्रॉप्स के फॉर्म से, ये सभी उनको पिछली यादों को ताज़ा कर देती है। वो पिछली यादों में चले जाते हैं, मेमोरी चाइल्डहुड में चले जाते हैं। दीज मेमोरीज अपीयर टू बी इंटरवोवन टुगेदर टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये मेमोरीज ऐसा लगता है कि जैसे ये एक एक मेमोरी जो है ना इंटरवोवन हो, मतलब एक से दूसरे से बुनता हुआ बुनता हुआ बुनता हुआ बुनता हुआ एक ब्यूटीफुल पिक्चर तैयार हुआ हो गया हो, जैसे कि एक छोटा छोटा धागा बुनते 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 एक बड़े कपड़े को तैयार कर देता है। इसलिए ये जो लास्ट लाइन है इस स्टैंजा का, आप देखेंगे, मैं फिर से आपको ले चल रहा हूं ऊपर, कि एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, उसके ठीक पहले लिखा हुआ है वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। यानी पूछा जाएगा आपकी इसका लाइन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि दीज मेमोरीज अपीयर टू बी इंटरवोवन टुगेदर टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब ऑथर की जो मेमोरीज है ना, वो एक करके इस तरह से लगा है कि जैसे सिलती गई हो और एक नया पिक्चर, एक बहुत बड़ा पिक्चर बन गया हो। आगे है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एंड शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। पहले हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा हमारा स्टैंजा। अगॉन का मतलब होता है जो पास्ट बाई, जो गुजर गया, अगो, अगो का ये फॉर्म है, बिफोर भी इसका मीनिंग है। और डार्लिंग का मतलब जो लविंग आप समझते हैं, और ड्रीमर्स मतलब सपने देखने वाले। एयर यहाँ पर ये भी ओल्ड फैशन वर्ड है, पोएटिक लैंग्वेज में बिफोर को एयर कहते हैं, राइटर लिख देते हैं। और फॉन्ड का मतलब आप समझते हैं जो अफेक्शनेट होता है, लविंग होता है, उसको हम लोग फॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन है, तो लिस्ट भी यहाँ पे ओल्ड पोएटिक टर्म्स है। और रेफरेन का मतलब यहाँ पे साउंड, साउंड ऑफ द रेन है, और सॉन्ग उसको आप कह सकते हैं, सॉन्ग ऑफ द रेन। सिंगल्स का मैंने आपको बताया था ऊपर, जो रेक्टेंगुलर क्यूब्स होते हैं छत पे हमारे लगे रहते हैं टाइल्स, उसको सिंगल्स कहते हैं। तो अब इस स्टैंजा को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कि यह स्टैंजा कहना क्या चाह रहा है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माय मदर एंड शी यूज्ड एज शी यूज्ड इन द ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पोएट रिमेंबर्स हिज मदर एंड फील्स हर प्रेजेंस। यहाँ पर अपनी मम्मी को याद करने लगते हैं और उनके प्रेजेंस को फील करने लगते हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मम्मी अब उनके पास नहीं है, शायद वो उस दुनिया में भी नहीं हूँ, ये तो क्लियर नहीं है, बट वो मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स वर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स एक टर्म आप देखेंगे कि यूज किया गया है, तो ड्रीमर्स यहाँ पर कौन है, पोएट और उनके भाई बहन लोग जो भी हैं वो ड्रीमर्स है। और डार्लिंग क्यों है, क्योंकि मम्मी के वो बहुत प्यारे थे, इसलिए उनको डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। सो जब पोएट और उनके बच्चे और उनके जो सिबलिंग्स थे यानी भाई बहन, वर चिल्ड्रेन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, वो लोग जब अच्छे अच्छे सपने देखते थे, दे वर लव्ड बाय देयर मदर, मम्मी उनको बहुत प्यार करती थी उस वक्त। शी अफेक्शनेटली लुक्ड एट देम, वो बहुत प्यार से उनकी ओर देखती थी। फॉन्ड लुकिंग का मतलब होता है अफेक्शनेट लुक। एंड शी लेफ्ट देम टू स्लीप एंड सॉ देम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और डॉन का मतलब यहाँ पे मॉर्निंग है, तो और फिर उनको नेक्स्ट मॉर्निंग उनको देखती थी, मिलती थी। द इकोज ऑफ द हिज मदर्स लव एंड अफेक्शन आर स्टिल फेल्ट, और आज भी उनकी मम्मी का जो लव है वो फील करते हैं ऑथर। वेन एवर रेन्स ऑन द रूफ ऑन द टॉप ऑफ हिज रूफ, जब भी वो रेन ड्रॉप्स फॉल करता है ना उनके रूफ टॉप पर, तब मम्मी का वो प्यार उनको याद आ जाता है कि मम्मी किस तरह हम लोग को केयर करती थी। यहाँ पर ये पोम फिनिश हो जाता है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से चलिए हम लोग सिर्फ 1 से 2 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं कि क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि आप देखेंगे लाई लिसनिंग में एल और एल साउंड रिपीट हुआ है, स्टारी स्फेयर्स में एस और एस साउंड रिपीट हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। और ह्यूमिड होवर में आप देखेंगे कि एच और एस साउंड रिपीट हुआ है। ऐसे टर्म्स को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स। अगर किसी नॉन ह्यूमन बींग्स को अगर आप ह्यूमन के जैसा बिहेव करा रहे हैं ना, ऐसे टर्म को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस फॉर्म में ऑथर ने कहा है मेलेंकली डार्कनेस वीप्स इन रेनी टेयर्स। तो मेलेंकली डार्कनेस तो रो तो नहीं सकता, ह्यूमन बींग की तरह काम तो नहीं कर सकता, इसलिए इस लाइन को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। फिर आप देखेंगे 1000 रिकलेक्शंस वीव एयर थ्रेड्स। अब 1000 रिकलेक्शंस वीव एयर थ्रेड्स, तो वीविंग का काम क्या रिकलेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। हमारी मेमोरीज जो है रिमेम्बरेंस है वो तो नहीं कर सकती, इंसान ही वीव का काम कर सकता है। ये लाइन भी पर्सोनिफिकेशन है।
अब हम लोग चलते हैं मेटाफर। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। अब यहाँ पे शैडोज को क्लाउड रिफर किया गया है, शैडो बोल के उसको क्लाउड कर रहा है, तो इससे शैडो का कंपैरिजन क्लाउड से हो रहा है, सो इसलिए हम इसे मेटाफर कहेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर, यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है और उस नाउन को डिस्क्राइब ना करके एक्चुअली में किसी और को कर रहा होता है, ऐसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मेलेंकली डार्कनेस, मेलेंकली मतलब सैड और डार्कनेस वहां पे क्लाउड को रिफर किया गया है। तो क्या डार्कनेस सैड हो सकता है? क्या क्लाउड सैड हो सकता है? ऐसा बोलकर ऑथर बताना चाह रहे हैं अपने मूड के बारे में कि हम, मेरा मूड उस वक्त ग्लूमी था, मेरा मूड सैड था, यानी एक्चुअल में सैड ऑथर है, बस बताया जा रहा है डार्कनेस यहाँ पे सैड है। सो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी एडजेक्टिव डिस्क्राइब किसी और को कर रहा है और एक्चुअली करना किसी और को था। अगले आप फिर देखिए दूसरा ट्रांसफर्ड एपिथेट, ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी मतलब सपने देखने वाला, फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन। तो क्या इमेजिनेशन सपने देख सकता है? नहीं। तो ड्रीमी कौन है? तो ड्रीमी तो पोएट और उनके सिबलिंग्स होंगे। अब फैंसीज तो ड्रीमी नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में ड्रीमी यहाँ पे फैंसी को डिस्क्राइब कर रहा है, बट रियल टर्म में ये डिस्क्राइब कर रहा है पोएट और उसके सिबलिंग को। तो ऐसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। अब चलते हैं ओनोमेटोपोइया। साउंड वर्ड्स को हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं। आप देखेंगे कुछ साउंड वर्ड्स यूज हुआ है इस फॉर्म में, जैसे पैटर, टिंकल, ऐसे टर्म को हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि ह्यूबिट में देखेंगे डी लास्ट में है, शैडोज में डी मिडल में है। तो जब लास्ट या मिडल और कभी कभी बिगनिंग में भी अगर रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और बिगनिंग में रिपीट होता है तो एलिट्रेशन हो जाता है। अब आ चलते हैं हम लोग एजोनेंस पे, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन। जैसे कि आप देखेंगे फॉन्ड लुक ऑन मी, इस लाइन में ओ साउंड और ऑन में ओ साउंड, दोनों के साउंड रिपीट हो रहा है, फॉन ऑन। सो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू।